गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईएफएम सब्जेक्ट में हम सब आरबीआई के बारे में पढ़ रहे थे। तो भारतीय रिजर्व बैंक के इस चैप्टर में हम सब ने लास्ट वीडियो तक रिजर्व बैंक की स्थापना, उसके उद्देश्य का और उसके प्रबंध नियंत्रण के बारे में हम सब ने विस्तार से चर्चा करी थी। तो आज के इस वीडियो में हम सब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, रिजर्व बैंक के कार्य यानी भारतीय रिजर्व बैंक कौन कौन से कार्य करता है, जिसके लिए इसकी स्थापना की गई थी, क्या वो उन उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहला है कि भारतीय रिजर्व बैंक एक तो देश का केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक होने के नाते आरबीआई को आरबीआई एक्ट 1934 के जो उसकी प्रस्ताव में कहा गया है कि इस बैंक का मुख्य कार्य बैंक नोटों का निर्गमन का नियमन करना तथा भारत में मौद्रिक स्थायित्व रखने हेतु कोषों को रखना और चलन व साख व्यवस्था का सामान्य राष्ट्रीय हित में संचालन करना बताया गया है। तो अब हम सब इसके जो विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से आरबीआई द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला है नोटों का निर्गमन। आरबीआई के द्वारा ही चूँकि 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी के सभी नोटों का निर्गमन किया जाता है और उसी को एकाधिकार प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि जो आज़ादी से पहले आरबीआई जब स्थापित नहीं हुआ था तो उससे पहले विभिन्न बैंकों के द्वारा अपने हिसाब से बैंक के नोट भी छापे जाते थे और ब्रिटिश सरकार के द्वारा फिर नोट छापने लगे ने। और फिर बाद में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो उसमें यही था कि जो ये दोहरा नियंत्रण पद्धति चल रही थी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कि साख नियंत्रण और नोट निर्गमन का कार्य सरकार के द्वारा किया जाता था। तो इस प्रकार से दोहरा नियंत्रण चल रहा था व्यापारिक बैंकों पर। तो उस व्यापारिक बैंकों पर दोहरा नियंत्रण समाप्त करने के लिए ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो इसलिए इसका आरबीआई का मुख्य कार्य नोटों का निर्गमन करना। तो नोट निर्गमन कौन से करते हैं? तो नोटों का निर्गमन 1 रुपए के नोट को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के नोटों का जो छपाई जो होती है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही की जाती है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि 1 रुपए का नोट कौन छापता है? तो 1 रुपए का नोट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा छापा जाता है। और आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 24 के अनुसार अन्य सभी, अब आज के वर्तमान समय में कौन कौन से नोट प्रचलन में है? 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 भी चला दिया, 500 और 2000। तो 9 प्रकार के नोट आरबीआई द्वारा छापे जा रहे हैं। हालांकि आरबीआई ऐसे 5000, 10,000 के नोट भी निर्गमित कर चुका है पहले, 1000 का नोट भी निर्गमन में था, लेकिन वो अब प्रचलन से बाहर 1000, 5000, 10 के नोट नहीं है। और नोट तो छापने का कार्य कहाँ पर किया जाता है? तो नोट छापने का कार्य भारत सरकार के द्वारा जो प्रेस लगा रखी है नोट छपाई की वो 4 है, जिनमें नासिक महाराष्ट्र में, देवास जो मध्य प्रदेश में है, मैसूर कर्नाटका में है, सैलबनी यानी पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ये जो 4 स्थान हैं, नासिक, देवास, मैसूर, सैलबनी, इनमें प्रिंटिंग प्रेस लगा रखी है जो कि आरबीआई को प्राधिकृत नोटों की छपाई करती है। अब सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? सिक्के भारत सरकार के द्वारा डाले जाते हैं।
रिजर्व बैंक एक एजेंट के रूप में सिक्कों का वितरण और उनको जारी करने का कामकाज करता है, अर्थात 1 रुपये का नोट और समस्त सिक्के भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। वर्तमान में ढलाई का कार्य मुंबई, नोएडा, कोलकाता और हैदराबाद में किया जाता है। और वर्तमान में चलन में कौन कौन से सिक्के हैं? 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, ये चलन में है। अब हम जो चलन में जो मुद्रा है वो जैसे 50 पैसे का सिक्के वो 10 रुपये तक स्वीकार्य मुद्रा है। उसके बाद में कोई ले तो ले, नहीं उसकी मर्जी, लेकिन आप उसको बाध्य नहीं कर सकते 10 रुपये से ऊपर के लिए। और 1 रुपये व उससे ऊपर के मूल्य के समस्त सिक्के और नोट वैधानिक रूप से किसी भी सीमा तक स्वीकार्य किए जाने आवश्यक है। अब नोट निर्गमन का आधार क्या होता है? नोटों के निर्गमन का आधार आरबीआई के द्वारा बैंकिंग सिद्धांत जो सिद्धांत हुआ है न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर भारत में रिजर्व बैंक के द्वारा अपनाया गया है कि न्यूनतम कोष होना चाहिए। वो न्यूनतम कोष क्या रखा गया है, ध्यान है किसी को? तो वो है नोट निर्गमन के लिए 200 करोड़ रुपए का न्यूनतम कोष प्रतिभूति के रूप में रखना अनिवार्य है। अर्थात जो ये 1957 से जो ये पद्धति चली उसमें 115 करोड़ रुपए के मूल्य का तो सोना और 85 करोड़ मूल्य का विदेशी प्रतिभूति के रूप में बैलेंस रखना आवश्यक है। संकट के समय आरबीआई भारत सरकार की पूर्व अनुमति से 85 करोड़ रुपए तक के मूल्य के बराबर विदेशी प्रतिभूतियों के कोष की मात्रा को किसी भी समय पर घटा बढ़ा और सकती है। तो ये तो हम सब ने विस्तार से चर्चा करी कि नोटों का निर्गमन, नोट निर्गमन कैसे होता है और कौन कौन से नोटों का निर्गमन किन के द्वारा किया जाता है और सिक्के भारत सरकार के द्वारा ढाले जाते हैं और उनको वितरण और का कार्य कामकाज कौन देखता है? आरबीआई। तो आरबीआई का पहला काम तो हो गया नोटों का निर्गमन। दूसरा कार्य क्या है? सरकार का बैंकर, अभिकर्ता एवं सलाहकार, अर्थात आरबीआई सरकार का क्या है? केंद्रीय बैंक सरकार का एक बैंकर है, अर्थात सरकार का खाता वही होता है, वही उसके सारे कामकाज बैंकिंग कामकाज देखता है। उसके अभिकर्ता यानी उसके प्रतिनिधित्व के रूप में काम करता है और वित्तीय सलाहकार की भूमिका भी उसके द्वारा निभाई जाती है। अब बैंकर कैसे? यानी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की ओर से भुगतान को स्वीकार करना और उनकी ओर से भुगतान करना, विदेशी विनिमय, मुद्रा हस्तांतरण और अन्य बैंकिंग क्रियाओं को सरकार की तरफ से करना, सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करना। इसलिए यह बैंकर के रूप में भूमिका निभाता है। और अभिकर्ता के रूप में वह समस्त कार्य करता है जो एक बैंक अपने ग्राहक के लिए करता है, चाहे वो उसके लिए किस्तों का भुगतान करना हो या ब्याज का भुगतान या प्राप्त करना हो, जो भी कामकाज हो, प्रतिनिधित्व जो सामान्य ग्राहक के लिए करता है वो सब कामकाज वो सरकार के लिए भी करता है, इसलिए वह सरकार का अभिकर्ता भी है। सलाहकार यानी केंद्रीय बैंक क्या करता है? राज्य सरकारों को वित्तीय सलाह देने का कामकाज भी करता है कि आपको जैसे मान लो कोई नए ऋण पत्रों का निर्गमन करना हो, ऋणों में परिवर्तन करना हो, पुराने ऋणों का नयों में कोषों का एडजस्टमेंट करना हो, बैंकिंग तथा साख सहकारिता, कृषि साख आदि विषयों पर सरकार को समय समय पर परामर्श देना हो, तो ये सब कामकाज करता है। अब ये एक इसमें है कि सरकार के बैंकर के रूप में जब ये काम करता है तो वह सरकार को कोई ब्याज नहीं देता है, मतलब सरकार वहाँ कुछ भी सीमा तक सरकारी खातों में कोई ब्याज नहीं देता है और इस प्रकार से वह सरकार का बैंकर भी है, अभिकर्ता भी और सलाहकार भी होता है। अब अगला बिंदु है बैंकों का बैंक एवं अंतिम ऋणदाता। बैंकों का बैंक से क्या तात्पर्य है? बैंकों का बैंक यानी केंद्रीय बैंक होने के नाते यह शीर्ष बैंक के रूप में अपना कामकाज करता है और
भारतीय रिजर्व बैंक ही बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कामकाज करता है। यानी बैंकों का बैंक है और अंतिम ऋणदाता कैसे? जब बैंक वालों को सभी अपने रिसोर्सेज से पैसा प्राप्त होना बंद हो जाए तो फिर इस बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा अन्य बैंकों को ऋण दिया जाता है। अब बैंकिंग विधान में चूँकि लिखा हुआ है कि यह CRR के तहत 3% अर्थात जो 3 से 15% के बीच में रहती है, वर्तमान में 3% जो रेट चल रही है, इसे नगद कोष अनुपात कहते हैं। इसके तहत वह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से क्या करता है कि आपकी जमाओं का 3% आरबीआई में जमा करा दो। अब उसी पैसे को फिर वह बैंक आरबीआई के द्वारा अन्य व्यापारिक बैंकों को उधार के लिए या बिलों की कटौती या पुनर्कटौती के रूप में अल्पकालिक ऋण की सुविधा प्रदान करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह बैंकों का बैंक है आरबीआई और अंतिम ऋणदाता भी कहलाता है। आगे का बिंदु है समाशोधन कार्य, अर्थात समाशोधन यानी आरबीआई के द्वारा बैंकों को आपसी लेन देनों के निपटारे के लिए रिजर्व बैंक के द्वारा क्या किया जाता है? समाशोधन गृहों की स्थापना की जाती है और इनका संचालन किनके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। रिजर्व बैंक स्वयं समाशोधन गृह का प्रबंध देखता है। जैसे मुख्यतः इसके क्लियरिंग हाउस कहाँ कहाँ हैं? चारों मेट्रो सिटी में, उसके अलावा कानपुर, बंगलोर, नागपुर, पटना, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुर, जयपुर और गुवाहाटी में है। देश के अन्य शहरों में समाशोधन का कार्य आरबीआई द्वारा नियुक्त एजेंसी, अर्थात जहाँ पर आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है वहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक उसके सहायक बैंकों के माध्यम से संपन्न करता है। अब सहायक बैंक तो नहीं रहे। 1 अप्रैल 2017 से क्या हुआ? भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों का भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया। इसलिए जो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर था, त्रावणकोर था, मैसूर था, पटियाला था, ये सब सौराष्ट्र बैंक था, ये क्या था? इन सभी को किसमें मर्ज कर दिया? एसबीआई बैंक में मर्ज कर दिया। 1 अप्रैल 2017 से आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय जहाँ जहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर उनके प्रतिनिधित्व के रूप में कौन कामकाज देखेगा? तो उनके प्रतिनिधित्व के रूप में एसबीआई उनका कामकाज देखेगा। और आजकल तो इंटरनेट एवं अन्य आधुनिक तकनीकों के द्वारा समाशोधन का कार्य भी तुरंत शीघ्र व संपन्न किया जाने लगा है। जैसे CTS मापदंड के चेक बुक जारी करना, अर्थात चेक ट्रांसफर सिस्टम, जिसके तहत उसमें ऐसी कोडिंग व्यवस्था रहती है कि आपका बैंक जहाँ पर आपने चेक लगाए है वो तुरंत बैठे बैठे उसको मंजूर कर देता है कि आपके उसके खाते में जमा और नाम एक दूसरे बैंक से हो जाते हैं और तुरंत मशीनों के द्वारा तत्काल समाशोधन का कामकाज होने लगा है। तो इस प्रकार से समाशोधन यानी क्लियरिंग हाउसेज का संचालन आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अगला मुख्य कार्य है विदेशी विनिमय नियंत्रण। विदेशी विनिमय नियंत्रण से क्या तात्पर्य है? विदेशी विनिमय नियंत्रण से तात्पर्य है कि रिजर्व बैंक के द्वारा जो विदेशी मुद्रा या धातु कोष है उनको अपने पास सुरक्षित रखना ताकि संकट काल में वो काम आए, और असंतुलन की स्थिति में बैंक इन कोषों के द्वारा विनिमय दर में सापेक्षिक स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करता है। विनिमय दर में स्थिरता के लिए आरबीआई निश्चित दरों पर नियंत्रित विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करता है। रिजर्व बैंक क्या करता है? केंद्रीय बैंक और रिजर्व बैंक केंद्रीय और राज्य सरकारों और भारतीय दूतावासों के लिए भी विनिमय की व्यवस्था करता है। जिनको जैसे मान लो भारतीय दूतावास अमेरिका में है तो वहाँ पर उनके लिए जैसे रुपए बदल करके रुपए को डॉलर में बदलने का कामकाज करता है। जापान में चले जाओगे तो उसको येन में बदलने का कामकाज करता है। इसी प्रकार से जापानी दूतावास वालों के लिए भारत में उनके लिए येन को रुपए में बदलने का कामकाज
भारतीय सरकार ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से रिजर्व बैंक में इसके लिए हमने ये पढ़ा भी था, जो इसके विभाग है प्रशासनिक ढांचे में, उन विभागों के तहत विदेशी विनिमय नियंत्रण किनके द्वारा किया जाता है। विदेशी विनिमय किस विभाग क्या काम काज करता है, वो विदेशी मुद्राओं का लेन देन का कामकाज करता है और उनमें विनिमय दरों का निर्धारण भी निर्धारित किया जाता है। तो इस प्रकार से हम सब ने आज के इस वीडियो के माध्यम से आरबीआई के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उन सभी कार्य के बारे में हमने समझा। मुख्य जो कार्य आप स्क्रीन पर देख रहे हो, 7 प्रकार के मुख्य कार्य और एक अन्य कार्य में 10 प्रकार के कार्य है। तो आज के इस वीडियो में समाशोधन कार्य तक हम सब ने समझा। अब आगे की वीडियो में हम बैंकिंग प्रणाली का नियमन, साख नियंत्रण और अन्य सभी कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और वर्जित कार्य कौन कौन से हैं रिजर्व बैंक के, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।